तेजस्वी यादव कभी भाषण में नचाते हैं तो कभी रील्स में। तेजस्वी के बिना सुधार ना होई। बिहार की पॉलिटिक्स में जब भी किसी नई ताकत की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है और वो नाम है तेजस्वी यादव का, जो आज खुद एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के सबसे कद्दावर और फनी नेता लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र, दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाड़ी और बिहार के फ्यूचर सीएम। एज वी नो, बिहार की राजनीति ने अपने पॉलिटिकल मैथमेटिक्स से 15 साल से नीतीश कुमार को वहां का सीएम बना के रखा है। बट सवाल है कब तक, और क्या समय आ गया है बिहार को लालू के बेटे को बिहार की सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का। तो आज हम देखने वाले हैं कौन है ये तेजस्वी यादव, उनकी कहानी क्या है और क्या वो सच में बिहार के अगले सीएम बन सकते हैं। आज हम पूरी जानकारी रखेंगे और समझेंगे डेटा, कास्ट, वोट स्विंग, कंट्रोवर्सीज और पब्लिक सेंटिमेंट्स। तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को गोपालगंज, बिहार में हुआ था। उनका परिवार राजनीति में गहराई से जुड़ा रहा है। पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बचपन दिल्ली में पढ़ाई और क्रिकेट के शौक में गुजरा, जिसमें उनकी यूथ आइडेंटिटी बनाई। लेकिन साथ ही उन पर हमेशा से यह ठप्पा लगा रहा है कि वो सिर्फ परिवार के बेटे हैं, और इस छवि को तोड़ना उनके लिए बहुत ही जरूरी था। क्रिकेट से पॉलिटिक्स की तरफ आने का सफर तेजस्वी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बिहार की ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए उन्होंने रैलीज और पब्लिक मीटिंग लगातार की और इनमें एक्टिवली हिस्सा लेना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपने पिता के सबसे करीबी सहयोगी बन गए और इसी दौरान आरजेडी ने उन्हें पार्टी का सबसे यंग फेस बनाकर सामने लाया। और फिर आई उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल टेस्ट। राघोपुर से चुनाव हुआ और ये वही सीट था जहां से उनकी मां राबड़ी देवी ने पहले चुनाव लड़ा था। तेजस्वी वहां से जीतकर बिहार विधानसभा जाते हैं और 2015 में पहली बार डिप्टी सीएम बनते हैं। ये वो मोमेंट था जब लोगों ने माना कि वो सिर्फ लालू राबड़ी की लीगेसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के कास्ट सर्वे ने हमें जमीन की एक सच्चाई दिखाई है। इस सर्वे के मुताबिक राज्य की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की है, यानी ईबीसी, जो लगभग 36% है। इसके बाद आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसी, जो करीब 27% है। यानी ईबीसी प्लस ओबीसी दोनों को मिला दिया जाए तो इनकी आबादी 63% से ज्यादा हिस्सा बनाती है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट आती है जो लगभग 20% है, और उसके बाद फॉरवर्ड क्लास जो करीब 15% है। अब अगर सिर्फ यादव कम्युनिटी के देखें तो वो अकेले ही करीब 14% हैं, और यही यादव आरजेडी और तेजस्वी यादव के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही क्लियर है। अगर तेजस्वी अपने यादव वोटर्स को ही मजबूती से मोबिलाइज करें और साथ ही में ईबीसी और ओबीसी वोटर्स को भी अपने साथ में ले लें तो उनके पास चुनाव में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ कास्ट इक्वेशन पर नहीं चलती है। कई और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि वोटर्स टर्नआउट, बूथ मार्जिन्स और स्विंग फैक्टर्स। अब हम इन्हें सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, पहले वोटिंग बूथ पर 2000 से ज्यादा वोटर्स होते थे। भीड़ बहुत ज्यादा होती थी, लाइनें बहुत लंबी लगी रहती थी और इसी कारण कई वोटर्स वोट डाले बिना ही वापस लौट जाते थे। अब इलेक्शन कमीशन ने इसी की वजह से एक नया रूल लाया है। इस रूल में बताया गया है कि किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका सीधा असर यह है कि जो वोटर्स होंगे या भीड़ होगी वो मैनेजेबल रहेंगी, वोट डालना आसान होगा और टर्नआउट यानी कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। और टर्नआउट बढ़ने के मायने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग वोट डालते हैं तो कई बार नतीजे बदल सकते हैं। वही वोटर्स जो पहले भीड़ देखकर घर बैठ जाते थे या फिर वापस चले जाते थे, अब आसानी से वोट डाल सकते हैं। ये नए वोटर्स स्विंग फैक्टर बन सकते हैं, यानी उनका वोट तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और साथ ही में जो बूथ वाइज मार्जिन था वो भी अब साफ साफ दिखेगा। पहले जब एक बूथ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी तो गिनती और जो भी एनालिसिस था वो करना बहुत मुश्किल होता था। अब छोटे छोटे बूथ में साफ दिखाई देगा कि किस कैंडिडेट को कितना सपोर्ट मिल रहा है और वहाँ के वोटर्स का मूड कितना बदल रहा है। तो कहानी सिर्फ कास्ट सर्वे की नहीं है। ये जो कास्ट नंबर्स हैं और नए बूथ मैनेजमेंट रूल्स हैं, दोनों मिलाकर बिहार की असली पॉलिटिक्स को शेप करने वाले हैं। एक तरफ तेजस्वी के लिए कास्ट डेटा बड़ा मौका है, तो दूसरी तरफ जो बूथ टर्नआउट है और स्विंग वोट्स हैं उन्हें बड़ा चैलेंज भी दे सकते हैं। 2025 का बिहार चुनाव एक बड़ा मोड़ ले सकती है, क्योंकि इस बार 10.7 लाख नए वोटर जुड़े हैं
जो ज़्यादातर 18 से 19 साल के युवा हैं। सोचिए, इतने सारे नए लोग पहली बार वोट डालेंगे। ये किसी भी नेता के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है और तेजस्वी यादव तो पहले से ही यूथ कनेक्ट पर अपनी पॉलिटिक्स बना रहे हैं। लेकिन जो वोटर लिस्ट, इसके दौरान कुछ अजीब गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। कहीं पर जिंदा लोग को मृत बना दिया गया है तो कहीं पर एक के पास 2-2 वोटर आईडी है। तेजस्वी ने साफ कहा, यह सब बीजेपी एनडीए के फायदे के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर पिक्चर दो तरफ से दिखाई दे रहा है। अगर वोटर्स को लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनका भरोसा सिस्टम से उठ सकता है, लेकिन तेजस्वी चाहें तो इसी अन्याय की भावना को मोबिलाइज करके अपने सपोर्ट बेस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो जो नए युवा वोटर्स हैं, तेजस्वी के लिए एक बहुत बड़े मौका है और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी उनके लिए चैलेंज भी है और एक वेपन की तरह भी काम कर सकती है। बिहार की राजनीति पिछले कुछ दशकों में हमेशा डायनेमिक रही है, लेकिन पिछले 3 चुनावों ने साफ किया है, सीट मैच, वोटर टर्नआउट और अलायंस स्ट्रेटजी, यानी कि जो कई पार्टीज मिलकर साथ में चुनाव लड़ती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ने से पहले इन टेक्निकल टर्म्स को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है सीट मैच, यानी किस पार्टी को कितने सीट मिले। दूसरा है वोटर टर्नआउट, यानी टोटल वोटर्स में से कितने वोट कर रहे हैं। तो यहाँ वोट करने वाले जो लोग हैं उनके परसेंटेज को हम वोटर टर्नआउट कहते हैं। और तीसरा टर्म है अलायंस स्ट्रैटेजी। इसका बहुत ही आसान मतलब है, जो कई पार्टीज साथ में मिलकर चुनाव लड़ती हैं उन्हें हम वोटर अलायंस कहते हैं। तो बात करते हैं 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की। तो इस बार बिहार में कुल 243 सीटें थी, बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए थी। उस साल महागठबंधन, जिसमें कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी सब ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें से आरजेडी ने अकेले लगभग 80 सीटें जीती, जेडीयू ने 71 और कांग्रेस ने 28 सीटें जीती। एनडीए की कुल सीटें उस साल सिर्फ 58 थी और इस चुनाव में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिली और तेजस्वी यादव बनते हैं पहले डिप्टी सीएम। इस चुनाव में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिली और तेजस्वी यादव बनते हैं डिप्टी सीएम। जनता ने इस गठबंधन को स्वीकार किया। रीजन क्या था? करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म के खिलाफ ये सारे जो पब्लिक थी उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। अब हम बात करते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। कुल सीटें 243 और बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए थी। आरजेडी ने अकेले 144 सीटों में 75 सीटें जीती, लेकिन महागठबंधन को कुल मिलाकर 110 सीटें ही मिली, जो बहुमत से कम थी। एनडीए ने कुल मिलाकर 125 सीटें जीती और सरकार बना ली। वोट शेयर की बात करें तो आरजेडी का 23.1%, बीजेपी का 19.5% और जेडीयू का 15.4% था। इसका मतलब ये है कि वोट तो आरजेडी के पास थे, लेकिन ये वोट सीटों में नहीं बदल पाए। इसका रीज़न ये था कि जो महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग स्ट्रेटजी था वो कमज़ोर था। मार्जिनल कंस्टिट्यूंसीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, यानी जहां जीत सिर्फ कुछ वोटों के अंतर से तय होती है, आरजेडी और उसके अलाइज अपना प्रदर्शन ठीक से नहीं कर पाए। एज ए रिजल्ट उनके पास अच्छा वोट शेयर होने के बावजूद भी बहुमत हासिल नहीं हुआ और एनडीए सरकार बनाने में वहां पर सफल रही। अब हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिहार में कुल 40 सीटें थी। एनडीए ने 30 सीटें जीती और इंडिया ब्लॉक, जिसमें आरजेडी और उनके अलाइज आती हैं, सब मिलकर 9 सीटें ही जीत पाती हैं। पॉपुलर वोट बैंक में आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन सीट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा कमी आई। इसका मतलब साफ था, आरजेडी का वोट बैंक तो मजबूत है, लेकिन सही अलायंस और सीट शेयरिंग की कमी के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आरजेडी और तेजस्वी यादव का लक्ष्य 2025 में 122 से 125 सीटें जीतना है। इसके लिए वे अपने कोर वोटर्स यानी यादव और ओबीसी, ईबीसी, इन कम्युनिटीज़ को और ज़्यादा मजबूत करना होगा और जो भी मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें से 50 से 100 वोट का डिफरेंस होता है, वहाँ पर उन्हें खास ध्यान रखना होगा। पहली बार वोट डालने वाले 10.7 लाख जो भी नए वोटर्स जुड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनावी जो मुद्दे हैं उनकी बेरोजगारी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही एसआईआर कंट्रोवर्सी जैसी समस्याओं के कारण जिन भी मतदाताओं का नाम गलती से हट गए हैं उनके साथ जुड़कर परसेप्शन को संभालना और ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि महागठबंधन की सीट शेयरिंग हमेशा से पूरी तरह से सही नहीं रही और वोट बैंक होने के बावजूद भी मार्जिनल सीट्स पर ये कभी फोकस नहीं रहा, या रहा तो कम फोकस रहा। बूथ लेवल टर्नआउट और स्विंग वोटर्स को मोबिलाइज करने में भी कुछ गैप्स रहे हैं। इसके बावजूद 2025 में इनके पास बहुत ही बड़े अवसर हैं। यूथ वोट फर्स्ट टाइम वोटर्स को आकर्षित करता है। वोटर ग्रीवियंसेस जो भी हैं इनको स्ट्रैटेजिकली
यूज़ करना और आरजेडी के जो भी कोर रीजन्स हैं और उनके रूरल एरियाज़ में वहाँ पर मजबूत अभियान चलाना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सच यही है कि बिहार के चुनाव सिर्फ वोट शेयर का खेल नहीं है। यहाँ सीट मैप, वोटर टर्नआउट और स्विंग वोटर्स और इवन अलायंस स्ट्रैटेजीज और ग्राउंड लेवल पे जो भी इश्यूज हैं, इनका सबको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स गेम है। पिछले 3 चुनावों ने दिखाया है कि आरजेडी के पास मजबूत वोट बैंक है, सपोर्ट भी है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग और मार्जिनलाइज कॉन्स्टिट्यूंसीज पर फोकस और इसके अलावा यूथ एंगेजमेंट जो उन्हें 2025 में बहुमत दिला सकती है। अब हम तेजस्वी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी उनके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जानते हैं। तो तेजस्वी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है यूथ कनेक्ट। उनकी रैलीज, सोशल मीडिया, कैंपस विजिट, न्यू जनरेशन से डायरेक्ट बात। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा जैसे कैंपेन की हैं जो ग्राउंड से लोगों को जोड़ने का काम करती है। फिर कास्ट सर्वे का डेटा उनके फेवर में है। ईबीसी, ओबीसी ब्लॉक जहां नंबर्स बहुत बड़े हैं, और अगर ईबीसी स्ट्रांगली मोबिलाइज हो जाएं तो जो भी ट्रेडिशनल ब्लॉक्स हैं जैसे कि फॉरवर्ड क्लासेस, सम ओबीसी, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। अब वीकनेस की बात करें तो डायनेस्टी का टैग तेजस्वी के साथ हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि लालू का बेटा है और कभी ना कभी उनकी परफॉर्मेंस पर, उन एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरती है। कुछ कंट्रोवर्सीज जैसे एक वोटर के बजाय 2 वोटर आईडी बनना या फिर वोटर डिलीशन एलिगेशन, अगर जांच में ये सही पाए गए तो क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोग इन एलिगेशन को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं जिससे कि अपोजिशन को अटैक करने का मौका मिलता रहे। शीट शेयरिंग में भी आरजेडी और उनके अलायंस के बीच अक्सर एक्सपेक्टेशन क्लैश होती हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वोटर्स स्प्लिट हो सकते हैं और ये इन पार्टी को कमज़ोर कर सकती है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी बताया है कि जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं लग रहा है। तेजस्वी यादव के पास बिहार का सीएम बनने का मौका है, लेकिन यह सिर्फ उनके वोट बैंक पर नहीं बल्कि यूथ टर्नआउट, ईबीसी ओबीसी ब्लॉक की मोबिलाइजेशन, अलायंस की स्टेबिलिटी और कंट्रोवर्सीज पर, मीडिया पर जो भी कंट्रोल है, इन सब पर डिपेंड करता है। मतलब हर एक वोटर, हर एक बूथ और हर एक मतदाता की आवाज़ का असली असर पड़ता है। यही वजह है कि आपकी वोटिंग सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी ताकत और चुनाव का असली खेल तय करती है।